So, I think we have adequately covered the aspect of climatology that is most important. और उसके तहत हमने भारत में जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो मॉनसून सिस्टम है उसको पढ़ने का प्रयास किया है। उसमें मुझे लगता है कि मेंस के हिसाब से भी और प्रीलिम्स के हिसाब से भी जहां तक मैकेनिज्म का सवाल है तो मैकेनिज्म में ज्यादातर चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ज्यादातर चीजें जो है वो हम पढ़ चुके हैं। अब जो बेसिक फ्रेमवर्क बन गया है कॉन्सेप्ट का, उसके इर्द गिर्द कुछ फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हो या इक्का दुक्का कोई इंफॉर्मेशन दी हुई हो, फैक्चुअल चीज वो छूट गई हो हमारे पढ़ाने में, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। उसको पढ़ने, उसको क्लासरूम में पढ़ाने वाली चीज हो नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे आप मॉनसून जैसी प्रक्रिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आनी ही है इम्तिहान में इस तरीके किसी न किसी तरीके से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो उसका अच्छे से तैयारी कर लीजिए, मेरा कहना है। और उसी के साथ साथ ये तो सिर्फ एक तरह का मानसून आपने पढ़ा है, ठीक है, ये सिर्फ एक तरह का मानसून है। जब आप आगे बढ़ेंगे इस क्षेत्र में, अगर हम आगे देखें तो मानसून सिर्फ एक टाइप का क्लाइमेट है जिसकी मैकेनिज्म, जिसका इफेक्ट, जिसका प्रोग्रेशन, जिसके पीछे के कारक हाँ अपने पढ़े। लेकिन ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि मॉनसून जिस प्रकार का क्लाइमेट है उसके पीछे के जिस प्रकार के कारक हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो वहीं पे काम करेंगे जहां पर वो सारी अनुरूप और अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो पैदा होंगी। ओके, तो जिस प्रकार मॉनसून को जनरेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए या उसे अफेक्ट और इम्पैक्ट करने के लिए जो जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस भी जगह पे वो सारे फैक्टर्स इकट्ठा हो जाएंगे वहां का मानसून क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अलग अलग जगहों पर जहां ये फैक्टर्स नहीं डोमिनेंट होकर और फैक्टर्स डोमिनेंट हैं, वहां क्या होगा, वहां दूसरे प्रकार का क्लाइमेट बनेगा। अब जब हम जानते हैं कि क्लाइमेट इज एसेंशियली अ फंक्शन ऑफ हाउ लैंड, एयर, वाटर एंड रेडिएशन, हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, घूम घुमा के यही इतनी सी बात है कि जो आप कहते हैं ना कि 5 तत्व माने जाते हैं हमारी सभ्यता के अनुसार, हमारी संस्कृति में 5 तत्वों का जो है वो बखान है। तो वो 5 तत्व आपस में किस प्रकार से इंटरैक्ट करते हैं, घूम घुमा के वही क्लाइमेट को तय करता है। स्पेस के अंदर तो सब कुछ है ही, ठीक है, अभी उस बहस में नहीं जाएंगे कि हमारे में जो आकाश तत्व है उसका मतलब स्पेस नहीं होता है, वो ठीक है, वो तो हायर फिलोसॉफिकल टेंजेंट पे नहीं जाएंगे। अभी सिंपल सा समझ लीजिए कि ये सारी घटना स्पेस में हो रही है, बाकी बचे 4। तो अग्नि तत्व का जो है प्रतीकात्मक रूप ले लीजिए आप सोलर रेडिएशन को, हवा, पानी और जमीन, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट डिसाइड्स द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। वेरी वेरी सिंपल इफ यू सी। तो जैसे एक प्रकार का क्लाइमेट आपने देखा मॉनसून, वैसे अलग अलग तरह के भी तो क्लाइमेट होंगे अलग अलग जगहों पर, क्योंकि किसी जगह पर कोई तत्व डोमिनेंट होगा, किसी पे कोई और तत्व डोमिनेंट होगा। इसी प्रकार इसी आधार पर जो है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया गया है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि क्योंकि मुख्य रूप से सबसे प्रमुख, अब जो भी आपने पढ़ाई अभी तक की है उसके अनुसार आप खुद ही इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कि अलग अलग जगह क्लाइमेट क्यों अलग, कॉमन सेंस नॉलेज के आधार पर, कि क्योंकि हम जानते हैं कि अल्टीमेटली सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो सोलर रेडिएशन है। तो सोलर रेडिएशन क्योंकि इसी जोन में, तो सोलर रेडिएशन का आधिक्य और उसका लाघव, उसका बाहुल्य और उसका लाघव, इसका एक्सेस और इसकी कमी, इन दोनों, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है इसलिए यहाँ पर जो है वो कमी रहती है, यहाँ पर आधिक्य रहता है। और इसीलिए हम पढ़ चुके हैं कि ये सरप्लस जोन है और ये डेफिसिट जोन है। तो एक कारक तो ये हो गया जो पूरे धरती के ऊपर लागू होता है। अब ये यूनिवर्सल, ये ग्लोबल फैक्टर हो गया, ठीक है, ये ग्लोबल फैक्टर हो गया। अब इस ग्लोबल फैक्टर की वजह से दूसरे ग्लोबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ओशियानिक करेंट्स हो गए, ठीक है, हवा हो गई, विंड पैटर्न हो गया, ये सब भी ग्लोबल सेमी ग्लोबल फैक्टर्स हो गए। इसके अतिरिक्त लोकल फैक्टर्स भी हैं। लोकल फैक्टर्स का मतलब कितना जमीन है, कितना पानी है, ये लोकल फैक्टर्स हो गए।
इसके अतिरिक्त और माइक्रो लोकल फैक्टर्स क्या हो गए, कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ पे ढलान है, हाँ, कहाँ पे जो है नदियां बह रही है, कहाँ पे मरुस्थल है, ये तो कुल मिलाकर इन सभी का आपस में कैसे इंटरेक्शन होता है और कहां पर कौन ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, उसके आधार पर क्लाइमेट से क्लासिफिकेशन किया जाता है। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि क्लाइमेट हमारे दिमाग में जब आता है चीज तो बारिश आती है दिमाग में, है कि नहीं है, ठंडक आती है, गर्मी, जाड़ा गर्मी बरसात और पौधे, यही तो दिमाग में आता है। जलवायु की बात अगर आप कीजिए तो सब दिमाग में क्या आता है, जल और वायु, सिंपल सी बात है। और उनका पहला इफेक्ट क्या है, वहां की वेजिटेशन पर होता है, वहां के एम्बियंट टेम्परेचर पे होता है, यही तो होता है। तो आप क्लासिफाई करने को अगर देखिए, अपने कॉमन सेंस के आधार पर देखने की कोशिश कीजिए तो कैसे होगा, कुल मिलाकर ये सरप्लस जोन होगा। सबसे पहले तो बीच वाली पट्टी होगी दोस्तों, ये बीच वाली पट्टी कैसी पट्टी होगी, इक्वेटोरियल वाला होगा, तो यहाँ पर झमझमा के बारिश हुआ करेगी रोज, कन्वेक्शनल रेनफॉल वाला एरिया हो जाएगा। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कैसा, इसी में कहीं कहीं इससे थोड़ा सा नॉर्थ वर्ड देखेंगे तो मानसून रेनफॉल का इलाका हो जाएगा। उससे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, रेन प्रेसिपिटेशन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ गर्मी, और इस तरफ जाएंगे तो गर्मी कम होती जाएगी, यहाँ से यहाँ गर्मी कम होती जाएगी, ठीक है, इस एरिया में गर्मी रहेगी, यहाँ से गर्मी कम होती जाएगी। तो प्रेसिपिटेशन, गर्मी, दो चीज हो गया, ठीक है। तीसरी चीज उल्टा अगर आप देखें, तीसरी चीज ये है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ चले जाते हैं, विंड्स का जो पैटर्न है वो भी चेंज होता है, ठीक है। कुछ किसी एरिया में साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, कहीं टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं, ये भी एक चेंज आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, और एक चीज तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है, क्योंकि वो इस बात पर निर्भर है कि उसके सॉइल के नीचे की रॉक किस प्रकार की है। जैसे हिंदुस्तान में यहाँ पर आप जानते हैं दक्कन का पठार है, ऐसे ही जो दक्कन का पठार वोल्केनिक ओरिजिन का है, ऐसे ही विश्व के भी अलग अलग जो भूखंड है उनकी जो ओरिजिन है, वहां पर जो सॉइल का डोमिनेंस है वो भी अलग, आपने पढ़ा हुआ है। अल्फीसॉल, अल्टीसॉल हम लोग देखे थे कि नहीं देखे थे, वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप इतना ही खाली समझ लें कि सॉइल अलग अलग टाइप की है, नंबर एक। नंबर दो, पहाड़ी और इस पर मैदानी, पठारी, ये सब तरह के जो टोपोग्राफी है वो अलग अलग है, दो हो गया। तीसरा, विंड अलग अलग है। चौथा, ओशियानिक करंट्स हैं। पांचवा, इक्वेटर से दूरी है। छठा, टेम्परेचर हो गया, वही एक ही बात है, इक्वेटर से दूरी होगी तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन हो गया। तो इन सभी का कंबाइंड इफेक्ट आखिर होगा क्या, अल्टीमेटली टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल, टोपोग्राफी, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट किस पर सबसे पहले दिखाई पड़ेगा, वेजिटेशन पर और क्लाइमेट पर। तो क्लाइमेट और वेजिटेशन के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक बात है। तो देखते हैं ये सब ABCD सब क्या लिखा हुआ है भाई, आप खुद ही, आप अपने आप ही बता दीजिए, खुद बता दीजिए कि यहाँ पर दूसरे का इक्वेटोरियल रीजन में किस तरह का जबरदस्त ग्रोथ होगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो ग्रासलैंड होता जाएगा, जहाँ पे कुछ नहीं उग सकता है किसी कारण से, कारण आप जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत है कि इन मार्जिन पर क्यों आखिर ऐसा क्यों कि डेजर्ट डेवलप होते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। तो जब डेजर्ट हो गया तो चलो कोई बात नहीं, बाकी जगहों पर जहां जहां वनस्पतियां उग सकती हैं, यहाँ पर कौन डोमिनेट करेगा। अच्छा ये भी समझ लीजिए, बहुत जरूरी है समझना आपका, कि एक्सट्रीम्स जो होंगी वहां पर वो फैक्टर डोमिनेट करता है जो एक्सट्रीम में है। टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम में है, यहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम है, तो डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है कि बात की नहीं। तो इस प्रकार अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक जोन्स डेवलप हो सकते हैं, और देशांतर के हिसाब से भी हो सकते हैं, सिर्फ अक्षांश की बात नहीं, अगर उनका लोकल फैक्टर्स डोमिनेट कर जाएं तो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ग्लोबल फैक्टर्स लैटिट्यूड के हिसाब से, है कि नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ग्लोबल फैक्टर्स, क्योंकि लैटिट्यूड धीरे धीरे साल में चेंज होता है, सूरज का लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड तो रोज 24 घंटे में धरती चक्कर लगा ही देती है ना, 24 घंटे में घूम ही जाती है, समझ गए मेरी बात। तो जो डिलिनिएशन वाला फैक्टर होगा, जो एक को दूसरे से अलग करेगा, वो अक्षांश होंगे। तो क्लाइमेट एसेंशियली अक्षांशों के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से बदलेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से भी कुछ लोकेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां के लोकल फैक्टर्स डोमिनेट कर जाए, लेकिन उनका कह लीजिए लॉन्गिट्यूड तो मैंने खाली
इसको पोएटिक बनाने के लिए कह दिया। लॉन्गिट्यूड से क्या लेना देना, लोकल फैक्टर्स का लेना देना। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो एक ही अक्षांश पर स्थित अलग अलग जगहों का भी क्लाइमेट अलग हो सकता है बिकॉज ऑफ लोकल फैक्टर्स। सिंपल एकदम, ये बात भी ठीक है। चलिए ये भी समझ गए हम। जिन महोदय ने, आप जानते हैं, जिन महोदय ने इसको बढ़िया से क्लासिफाई किया था, कोपेन्स क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो कोपेन जो है, उन्होंने किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया? आपको ऐसे पढ़ेंगे तो जैसे हमने सॉइल पढ़ी थी, सॉइल का जो क्लासिफिकेशन नहीं पढ़े थे हम लोग, वर्ल्ड के जो ऑर्डर्स में जो क्लासिफिकेशन था, हमने रटा थोड़ा था। हमने इसमें ये पढ़ा था कि कौन सा फैक्टर किस तरफ डोमिनेट कर जाता है सॉइल को बनाने के लिए। तो बेडरॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इरोजन की कौन सी प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे ही इसको भी हम रटेंगे नहीं, इसको हम अपने समझने के हिसाब से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछते, कितना बढ़िया से किया है कि क्वेश्चंस आप सवाल पूछते जाइए और आपको समझ में आ जाएगा। Could atmosphere have evaporated more widened in most months? पहला सवाल कि क्या इस क्षेत्र में जितना पानी उड़ जा रहा है उतना पानी बरस नहीं रहा है वापस, यानी इवेपोरेशन डोमिनेट करता है प्रेसिपिटेशन को। ठीक, अगर इसका आंसर आता है कि यस, हाँ ऐसा है, तो और है कि ये शुष्क प्रदेश होगा। ठीक, अब शुष्क किस तरह का होगा भाई, डिपेंड करता है कैसे। या तो एरिड, सेमी एरिड जैसा होगा भाई। ठीक है, सेमी एरिड मतलब डेजर्ट नहीं है, एकदम रेगिस्तान ही नहीं हो गया है, थोड़ा बहुत पानी है, थोड़ा बहुत रहता है, और एकदम है तो फिर डेजर्ट हो जाएगा। डेजर्ट हॉट भी हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। इसी प्रकार सेमी एरिड एरिया जो हॉट और कोल्ड हो सकता है। ठीक है, तो एरिड पूरे को एरिड कहते हैं, इसमें सेमी एरिड और डेजर्ट एक्सट्रीम हो गया है। ठीक, तो जिस प्रकार प्रेसिपिटेशन जितना हो उसके आधार पर ये अलग अलग हो जाएगा। ये तो पक्का ही है कि इस इलाके में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन चारों में ही जितना इवेपोरेशन हो जाता है उतना पानी से फिर उसको कंपेंसेशन उसका नहीं हो पाता है, इसलिए ये एरिड क्लाइमेट है। अब एरिड क्लाइमेट में भी टेम्परेचर के आधार पर हॉट और कोल्ड दो कैटेगरीज हो सकती हैं, और मॉइस्चर के आधार पर सेमी एरिड और डेजर्ट। बहुत ज्यादा है तो डेजर्ट हो जाएगा। फाइन, अगर उसका उत्तर आता है नहीं, यानी ये वो इलाका नहीं है जहां पर प्रेसिपिटेशन कम पड़ जाए और इवेपोरेशन ज्यादा हो जाए, अगर ऐसा है तो फिर एक सवाल और आएगा, वो क्या है? टेम्परेचर बेस्ड। ये पहला क्वेश्चन क्या था? प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अब क्या है? टेम्परेचर का क्वेश्चन है। इज द कोल्डेस्ट मंथ मीन टेम्परेचर लेस मोर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड? अब पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, ये तो ठीक हो गया कि वहां पर प्रेसिपिटेशन ठीक ठाक है, इवेपोरेशन जो है प्रेसिपिटेशन से ज्यादा नहीं है, ये तो हो गया था। अब कैसे क्लासिफाई करें? ऐसे तो इनके अलावा पूरी दुनिया एक ही क्लास में आ जाएगी। तो बोले अब क्लासिफाई करने के लिए एक दूसरा डंडा अपनाइए, दूसरा पैरामीटर अपनाइए, और दूसरा पैरामीटर है टेम्परेचर की। जाड़ा, जाड़ा कैसा पड़ता है वहां पर? अगर एक शब्द में मैं बोलूं तो वहां जाड़ा किस प्रकार का पड़ता है? जो सबसे ठंडा महीना है उसका एवरेज या मीन टेम्परेचर 18 डिग्री से ज्यादा है कि कम है? अगर आंसर आता है कि 18 से ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप समझ ही रहे हैं कि वहां उतने कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है, तो एकदम एक्सट्रीम्स में नहीं होगा वो। सिंपल सी बात है कि आप मेरी बात समझ गए। एक्सट्रीम्स में नहीं, अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का है तो यही कहीं बीच में होगा ना। बहुत ज्यादा ठंडा को ले जाके इधर हो जाएंगे पूरे। समझ गए बात को? चलो देखते हैं, देखते जाते हैं, अभी तो लॉजिकली बढ़ते जाते हैं बस। बोला हाँ भाई, ये इसको अगर ऐसा है कि प्रेसिपिटेशन है, अच्छा खासा प्रेसिपिटेशन है, और टेम्परेचर एकदम ठंडा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम ठंडा है, ठीक ठाक है, मॉडरेट है, ठीक है, एक तरह से कह लीजिए 18 से ज्यादा का टेम्परेचर बना रहता है, तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हुआ, उसे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहेंगे। अब वो कैसा हो सकता है? अब फिर से कैसे ब्यूटी है, देखिए ब्यूटी टेम्परेचर के आधार पर एक डिवीजन लगा दिया, ये एक तरफ और बाकी जहां एक तरफ। अब देखो फिर से प्रेसिपिटेशन लगाओ कि पानी कैसा हो रहा है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। थोड़ा मानसून वाली है, क्लाइमेटिक है, सीजनल है, ट्रॉपिकल मानसून। और कम होती है बरसात, कम होती जाती है, सवाना। देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल है और कितना इजीली समझा जा सकता है इसको। समझ गए बात? अगर इस सवाल का उत्तर आता नो, नहीं 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 बहुत ठंडक पड़ती है, भयानक ठंड पड़ती है,
तो भयानक ठंड कहां पड़ेगी? ऑब्वियसली ट्रॉपिक्स के बाहर पड़ेगी। भयानक नहीं भी कहिए, अच्छी खासी बोलिए अभी कि अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, तो अच्छी खासी सर्दी कहां पड़ेगी? ट्रॉपिक्स के बाहर पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो वो कौन सा क्लाइमेट होगा? टेम्परेट हो गए, ठीक। तो अगर टेम्परेट है तो कोल्डेस्ट मंथ आप पूछ रहा है कि जो कोल्डेस्ट मंथ है उसका टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर -3 से ऊपर है कि नहीं, यानी 18 और -3 के बीच में है कि नहीं, या इससे भी एकदम भयानक टाइप का है, क्या स्थिति है? तो अगर उसका उत्तर आता है कि हाँ ठीक है, इतना भी ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा रहता है, ठीक है, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन और मरीन वेस्ट कोस्ट, ठीक है। 3 तरह के हो सकता है। अब ये लोकल फैक्टर्स आ गए, देखिए जो हम कह रहे थे आपसे, अब लोकल फैक्टर शुरू हो गए यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा क्लाइमेट तो टेम्परेट मिड लैटिट्यूड कहलाएगा, टेम्परेट कहलाएगा, लेकिन इसमें भी कुछ टाइप्स देखे गए हैं। एक ही अक्षांश पर, जो लाइन में बोल रहा था कि एक ही अक्षांश पर भी अलग अलग हो सकते हैं, यही वो अलग अलग है, देखिए ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन और मरीन वेस्ट कोस्ट, ठीक। अच्छा, इसकी तो चिंता ही मत करना कि सर इसके बारे में तो हमें कुछ आता ही नहीं है, ये सब जो लिखा हुआ है, डू नॉट वरी, क्योंकि अब आप विंड पैटर्न जानते हैं, अब आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं, अब आप ओशियानिक करंट्स का इफेक्ट जानते हैं, इसलिए ईस्ट कोस्ट पर कैसा होगा, वेस्ट कोस्ट पर कैसा होगा, आप निकाल ले जाएंगे, नहीं भी आता है तो, अगर आपने ठीक से अध्ययन किया होगा कि नहीं, ठीक है। ये मैं इसको कहते हैं की, ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको की टू क्लासिफिकेशन बोलते हैं कि किस आधार पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। इसके बाद आप 2-2, 3-3 पॉइंट लिख लिया, 1-1, 2-2 पॉइंट इसके बारे में खाली आपको पढ़ लेना है बस, कि ये कहां पाया जाता है, मुख्य कारण क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट्स ऑल। कि मेडिटेरियन क्लाइमेट में सबसे अच्छा क्या माना जाता है भाई, काहे इतना उसका नाम लिया जाता है, यूरोपियन क्लाइमेट कैसा होता है, ये मरीन वेस्ट कोस्ट का जो मरीन क्लाइमेट है वो कैसा होता है, कि कौन से कारक उसमें ज्यादा प्रभावी रहते हैं। चलो, अगर इसका उत्तर आता है नो, तो द वार्मेस्ट मंथ्स मीन टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ कोल्डेस्ट की बात हो रही थी, आप पूछता है कि वार्मेस्ट जो मंथ है, जो सबसे गर्मी तो नहीं भयानक पड़ती है वहां पर, ठीक है, गर्मी कैसी पड़ती है कहने का मतलब, अगर मीन टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्वियसली हार्श मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट हो जाएगा वहां के हिसाब से, ठीक है। ये टेम्परेट है क्योंकि टेम्परेचर ठंडक की तरफ है। अगर मीन टेम्परेचर उस लैटिट्यूड में 10 से ज्यादा है तो वहां की तुलना में वो हार्श क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमिड हो सकता है और सब आर्कटिक, अब ऊपर पहुंच गया तो कॉन्टिनेंटल और सब आर्कटिक 2 हो गए। अगर उसका उत्तर आता है नो, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सब तो नो हो गया ना। अगर सब नो हो गया तो इसका मतलब एक ही जगह की बात हो रही है कि जहां पर बर्फ जमी हुई है, और टुंड्रा के अलावा या तो टुंड्रा है या फिर आइस कैप ही है सीधे। डू यू गेट इट नाउ? सारे का उत्तर अगर ऊपर से नीचे तक नो 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 होता जाएगा तो फिर क्या बचेगा? सिंपल सी बात है कि वही बचेगा जहां पर और कुछ नहीं सर्वाइव करता हो, और कुछ बचता ही नहीं, तो हम हाई लैटिट्यूड्स में चले जाएंगे। इस आधार पे अब वापस इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या बात हो रही है, ठीक है। अब वापस इसको देखिए, अब क्योंकि आप लॉजिक समझ गए हैं तो अब इसे देखने में जरा भी आपको समय नहीं लगेगा। अब कलर मैच करते चलिए भाई। तो टाइप ए क्लाइमेट कैसा होता है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, ठीक बात है एकदम। और इक्वेटर आईटीसीजेड तो ऊपर शिफ्ट हो जाती है ना, आईटीसीजेड जो है कहां को, आईटीसीजेड तो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, इस पूरे को इक्वेटोरियल में ले लीजिए। ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, या मॉनसून क्लाइमेट भी उसमें हो सकता है कहीं कहीं, ठीक है। फिर टाइप बी एरिड क्लाइमेट है। टाइप बी देखिए, एरिड 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 एरिड। तो यही तो सवाल आता है, याद नहीं है आपको? यही सवाल तो आता है कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर जो डेजर्ट्स है सब ट्रॉपिकल एरिया में ही क्यों, सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया और डिजर्ट वाला इलाका क्यों है, और वेस्ट में ही क्यों है ज्यादातर। तीसरा टाइप सी टेम्परेट, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, देखिए टेम्परेट शुरू हो गया, ठीक है, ये टेम्परेट इलाका हो गया, टेम्परेट 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 टेम्परेट, ठीक। लोकल फैक्टर्स भी इसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, अक्षांश का तो है ही, कर्क रेखा के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो ये टेम्परेट वाला जोन है, ठीक है। अब टेम्परेट में भी आप जानते ही कि टेम्परेट में भी अलग अलग हो सकता है, अभी उसको नहीं पढ़ेंगे, अभी डी पे जाइए। कोल्ड, डी टाइप कौन सा है? कोल्ड हो गया, बिल्कुल सही बात है, नेचुरली फॉलो हो रहा है, तो कोल्ड इधर हो गया, ठीक है। फिर ई, डी में कोल्ड है, ई में पोलर, ये तो कहने की बात ही नहीं है, आप समझते हैं, ठीक है। टाइप एच हाईलैंड, ठीक है, ये जहां जहां ज्यादातर वही इलाके हैं, या तो वो प्लेट्यूज है
या तो फिर फोल्ड माउंटेन्स वाले इलाके, उनका अपना अलग ही चलता है। ये अलग से क्यों लिखा गया है टाइप एच? इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो अक्षांश वाला जो नियम है उसको फॉलो नहीं करते। उनकी हाइट इतनी ज्यादा है कि उनके लिए एल्टीट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाता है, लैटिट्यूड उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, अगर बहुत कॉमन शब्दों में कहने का प्रयास कीजिए। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? आप इस बात से एग्री करेंगे कि अब एक एक क्लाइमेट को पकड़कर उसके लिए दो दो तीन तीन इंफॉर्मेशन देना मुझे नहीं लगता कि ये सेशन के लिए जरूरी है। फिर भी आप एक नजर से देख लीजिए, उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे। फिर भी एक हल्की सी सरसरी निगाह से मैं आपको बता देता हूं, जल्दी देखिए। टाइप ए ट्रॉपिकल, ठीक है। रेन फॉरेस्ट कहां डेवलप होगा? बल्कि ये पीडीएफ आपको दिया ही जाएगा तो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें समय मेरा मत नष्ट कराइए, अपना भी ना नष्ट करिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये एक बहुत से अच्छा सा टेबल, अगर मुझे ध्यान है तो शायद स्ट्रैलर साहब के साथ की किताब से है, और बहुत ही अच्छा ये मुझे लगा। अब फटाफट फटाफट देखते जाइए। कई बार इसमें भी फंसाता है, ये वाला जो है पीसीएस वीसीएस में शायद फंसा देता है कि ये सिंपल किसका है, कोपेन के क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये वाला सिंपल किसका है। तो सब लॉजिकली अरेंज है, ए बी सी डी, पहले वो देख लीजिएगा और फिर उसके सब टाइप्स देख लीजिएगा। देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड एज अ न्यूक्लियर साइंस और समथिंग, नो। और इसी आधार पे इंडिया का जो क्लाइमेटिक रीजंस है उसे भी आप एक बार देख लीजिए। एबीसीडी वो फिक्स्ड है, अब कहां कौन सा पाया जाता है इसी आधार पर इनका नाम पड़ जाएगा। आप देख ले, एक नजर देख ही डालिए। इंडिया में अगर देखने जाइए तो सी मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर में बारिश होती है क्या इस इलाके में? जाड़े में बरसात होती है क्या? गुलाबी जैसा जो पर्पल जैसा दिखाई दे रहा है, जो इलाका आपको पर्पल सी से दिखाई दे रहा है, उसमें विंटर रेनफॉल नहीं होती है ना। विंटर में कभी कभार एक दो रेनफॉल यहां हो जाए, दैट्स नॉट बीइंग सेड। जनरली इस एरिया में ये विंटर रेनफॉल का नहीं, समर रेनफॉल का एरिया है, इजंट इट? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो लार्जर जो है एनुअल स्केल पे कही जा रही है, ठीक, ओके। दूसरी बात क्या कही जा रही है, अब आप खुद बताइए कि ये जो बचा ये वाला इलाका कैसा डेवलप होगा? यहाँ पर खूब झमझम झमझम बारिश होती है, मानसून में खूब बारिश होती है, यहाँ बारिश होती है, यहाँ थोड़ा कम होती है, यहाँ खूब बारिश होती है। तो ये तो बारिश वाले इलाके, उससे कम यहाँ पर होती है ये वाले इलाके में। ये किस प्रकार का ग्रासलैंड टाइप का जो है, यहाँ पर जनरली वेजिटेशन जो है, अनलेस हम लोग उसमें इंटरवीन करके कुछ ना करें, नेचुरल जो इसका वेजिटेशन होगा वो ट्रॉपिकल सवाना टाइप की होगी, ठीक है। मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, यस एब्सोल्युटली। यहाँ पर मॉनसून टाइप का होता है रेनफॉल, आप सब जानते हैं, वेस्टर्न घाट्स का इलाका है, मॉनसून रेनफॉल, मॉनसून क्लाइमेट यहाँ डेवलप होता है। और इस पूरे ही इलाके में, यहां से यहां तक के पूरे ही इलाके में, इस पेनिनसुला के इस इलाके में सी का प्रेजेंस होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। यहाँ पर कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती है, ठीक है। वाटर के नियर बाई होने की वजह से ये मॉडरेट करता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी कहते हैं इसको, ठीक है भाई। अगला देखिए हरेर का यार वाला, ये मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर, यस। यहाँ शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, यहाँ ठीक ठाक ड्राई सीजन होता है, यहाँ समर में जो है ड्राई सीजन भी होता है, ठीक होगा ही। ये ड्राई सीजन विद, यहाँ शॉर्ट ड्राई सीजन और यहाँ ड्राई सीजन का सिग्निफिकेंस समझ गए? ये कहा जा रहा है समर का मतलब क्या, मानसून वाला ही तो समय हो रहा है, तो मानसून ज्यादातर समय समर में मानसून की रेनफॉल रहेगी, और छोटा सा पीरियड कोई रहेगा समर का जहां बारिश नहीं होगी, ऐसे इसे समझ लीजिए याद करने के लिए। और ये इलाका आप जानते हैं कि ये साउथ वेस्ट मानसून में यहाँ पर बहुत अधिक बारिश नहीं होती है, तो मानसून टाइप तो है लेकिन समर इसकी ड्राई रहती है, क्लियर। इस वाले इलाके में कौन से मानसून से वर्षा होती है? जनरली जब लौटता वाला आता है तब यहाँ पर वर्षा करता है ना, तमिलनाडु के इस क्षेत्र में, तो जानते ही आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, कोई और बचा क्या? क्या कहते हैं, एस्टेपिक क्लाइमेट हो गया ये जो इलाका कहा जा रहा है, हालांकि इसका कलर सही से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये एस्टेपिक का है, इक्का दुक्का, ये हम पढ़ने वाले हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट। आई हैव डिसाइडेड कि ये वाला एक एस्पेक्ट जरूर करेंगे, वो ऐसे हम करेंगे, मैं आपको प्लान बता देता हूँ कि क्या सोचा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास अब होगी आगे की, वो मेजर क्लास, वो होगी हमारे
वर्ल्ड और इंडिया के जो डिफरेंट वेजिटेशन टाइप्स है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। वेजिटेशन टाइप्स कहाँ पर किस प्रकार के नेचुरली डेवलप होते हैं, कौन से फॉरेस्ट का क्या कैरेक्टर है, कौन से फॉरेस्ट को किस प्रकार के थ्रेट्स हैं, वहां की वाइल्ड लाइफ कैसी है, ये हम पढ़ेंगे। और उसी के साथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हुए हम बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं, कहां पर कौन सी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, ठीक है, ये चीज हम पढ़ लेंगे। कौन सी रिवर बेसिन है, किस किस रिवर बेसिन के अगल बगल कौन से नेशनल, ये तो थोड़ा पूछता है तो उसको उस प्रकार से पढ़ लेंगे। और फिर जैसे ही वो खत्म होगा तुरंत हम चले आएंगे क्रॉपिंग पैटर्न पर। सब जुड़ा हुआ है ना, किस इलाके में कौन सी क्रॉप पैदा होगी, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन सी है, कहां पर कैनाल डोमिनेटेड इरिगेशन है, कहां पर जो है वो वेल्स हैं, ठीक। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी उसको ना परेशान होइए, एनीवे इसको हम वेजिटेशन के टाइप्स में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ की घुमा के जानते हो होना क्या है, एनुअल मीन टेम्परेचर, एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन। अगर इन दोनों को अच्छे से आप समझते हैं तो सभी का कैरेक्टर आप बता सकते हैं। इसी के आधार पर वेजिटेशन डेवलप होती है। सॉइल आप जानते ही हैं, तो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सॉइल, तीन तरह का चीज जानते हैं, टोपोग्राफी दिख ही रहा है। ये चारों के बेसिस पे आप वेजिटेशन का जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की वेजिटेशन पैदा हो। कैसा खतरनाक सवाल पूछा, देखा कि नहीं तुमने? एक तो आया था सवाना ग्रासलैंड पे, इस बार प्रीलिम्स में सवाल आया था, पिछली बार, इस बार तो होने वाला, पिछली बार आया था कि इनमें से बताइए कौन कौन सा कैरेक्टर। सीधा उठाया हुआ सवाल है कहीं से, एक पुस्तक से, वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा हुआ है कि बड़े बड़े ट्रीज वहां पे क्यों नहीं लग पाते हैं, इसी टाइप का कुछ सवाल था। यहाँ बारिश नहीं होती है कि लोग जो है कीड़ा मकोड़ा, पता नहीं क्या था, जानवर लोग जो है वो खोद डालता है, जमीन खोद डालता है, इस टाइप का सवाल आया। ठीक, तो ये तो आप समझ गए। क्लाइमेट आप इसको खाली पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है। बट दैट इज नॉट इट। आज का जो मुख्य जो आकर्षण है आज का वो है ये, आप सब लोग अपना पूरा फोकस जो है वो एकदम टाइट कर लीजिए, एकदम अलर्ट हो जाइए। और वी आर गोइंग फॉर अ क्वेश्चन आंसर सेशन, सरप्राइज टेस्ट टुडे, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी नहीं कवर्ड है, बेसिक्स कुछ कवर्ड है, खाली उसमें आपका टेस्ट करना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, इसलिए रेडी हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about Earth's atmosphere. Number 1, there is no oxygen beyond the height of 100 kilometers. There is no water vapor beyond the height of 100 kilometers. There is no CO2 beyond the height of 100 kilometers. इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा सही है? आप लोग इसको दिमाग लगाइए, मेरा पानी पीता है। हाँ भाई, ए सी आंसर आ रहा है। डी भी एक आंसर आया, ये में से कोई भी सही नहीं है। सवाल तो सबको समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है कि क्या ये बात सही है कि धरती से ऊपर की तरफ जाएं, अगर ऊपर क्या बाहर की तरफ जाएं स्पेस में, तो 100 किलोमीटर के बाद कोई ऑक्सीजन नहीं है, 100 किलोमीटर के आगे बियॉन्ड कोई वाटर वेपर नहीं है, या 100 किलोमीटर के बाहर कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तीनों में से क्या सही होगा आपके हिसाब से? पहले से शुरू करते हैं। 100 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, क्या यह कथन सही है कि गलत है? उतना खाली जवाब दीजिए। इसमें लॉजिक वॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा, मैं इसीलिए आपको ये आज का जो टेस्ट है 25 सवालों का टेस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये टेस्ट सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया है कि आपको ये हम बता सकें कि आप में से कौन कौन जो है वो काम चोरी कर रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, और कौन कौन सिंसियरली पढ़ रहा है, आपको खुद पता लग जाए।
किसी के सामने, एक दूसरे के सामने बेइज्जती करने का या वो करने का मेरा मूड नहीं है, प्रशंसा करने का। सिर्फ आपको पता लग जाए कि आप कहाँ हैं, क्योंकि 25 में से एक दो को छोड़ के बाकी सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। तो ये स्थिति है, आप अपना अपना देख लीजिए। चलिए भाई, क्या यह बात सही है कि 100 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं है? गलत है। ठीक है, एनसीईआरटी पेज नंबर, अंग्रेजी की जो पुस्तक है, पेज नंबर 72, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, साफ साफ लिखा हुआ है कि 120 किलोमीटर की हाइट तक जाते जाते ऑक्सीजन की मात्रा लगभग नगण्य रह जाती है, लगभग नगण्य रह जाती है। यूपीएससी इस लेवल पे जाता है, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। तो नगण्य रह जाती है लेकिन नो नहीं होती है, ऑक्सीजन तब भी रहती है। ठीक है, फाइन, दैट शुड बी क्लियर। नंबर 2, there is no water vapor beyond height of 100 kilometers, there is no CO2 beyond height of 100 kilometers। इसी के बाद अगली लाइन ही एनसीईआरटी में है कि 90 किलोमीटर के अंदर ही वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, उसके बाद नहीं पाए जाते। फिनिश्ड, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन एंड नोबडी हैज बॉदर्ड टू स्टडी दैट। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। इस तरह आपको क्या लगता है कि इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा? दैट इज व्हाट दे आस्क, जहां पे आपका ध्यान नहीं जाता कि अरे ये तो डेटा है पृथ्वी का। सिर्फ डेटा नहीं है, ये सिर्फ डेटा नहीं है, याद रखिएगा। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी गैस कहां तक मिलती है, कहां तक नहीं मिलती है। अब ये समय आ गया, अरे हो गए एनसीईआरटी तो देख लो, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी उससे अगर आप देखते जाएंगे तो। जिसके जिसके पास हो एनसीईआरटी ऊपर देख लीजिएगा। तो क्या हुआ भाई आंसर फाइनली? 2 और 3 जो है वो सही निकले, एक गलत है। चलो नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ टोटल हीट बजट ऑफ अर्थ। बताइए भाई, आपको याद होगा हमने इसको पढ़ा था अच्छे से, ध्यान आया? इतने परसेंट तो बाहर ही चला जाता है, इतने परसेंट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, इतने परसेंट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, याद होगा आपको? बताएं भाई, कहा जा रहा है, पहले समझ लीजिए प्रश्न, समझ लीजिए, नहीं समझ पा रहे हो तो ये पूछा जा रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए इनको, सबसे कम सोलर रेडिएशन या जो भी रेडिएशन होता है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसका परसेंटेज कौन सबसे ज्यादा, इनमें से कौन सबसे कम है? आइस और स्नो के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाने वाला रेडिएशन, एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्सॉर्ब कर देना किया जाने वाला रेडिएशन, या एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्सॉर्ब करने वाला वो रेडिएशन जो जमीन से निकलता है। याद रखना, बहुत बहुत फाइन इसमें डिफरेंस है। ये कहा जा रहा है स्पेस से आने वाला रेडिएशन जो स्नो और आइस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्पेस से आने वाला रेडिएशन जो हवा एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्सॉर्ब हो जाता है, और तीसरा जमीन से उठने वाला रेडिएशन जो हवा या एटमॉस्फेयर में एब्सॉर्ब हो जाता है। और ये पूछा जा रहा है कि इसमें बताओ कि कौन से का परसेंटेज कितना लगभग होता है। सवाल आना जवाब आना शुरू हो गए हैं भाई। 2, 3 और 1 कहा जा रहा है। सी आंसर बताया जा रहा है, ज्यादातर लोग सी ही बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है और आपने ध्यान से लेक्चर सुना था तो थोड़ा छोटा छोटा परसेंटेज भी बता ही दीजिए चैट बॉक्स में। हल्का सा रफ एकदम आइडिया दे दीजिए। हाँ फाइन फाइन, आई अंडरस्टैंड दैट निर्मल, आई गॉट इट। आप ऑप्शन के हिसाब से चले जाइए, कोई बात नहीं।
जो करेक्ट ऑप्शन हो उसको चुन लीजिए। डू नॉट गेट स्वेड बाय द वर्डिंग ऑफ दैट। ये तो याद ही होगा सबको कि सबसे कम तो स्नो और आइस वाला ही होता है, 2% जैसा, है कि नहीं है? और जो स्पेस से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है वो होता है 14-15% जैसा, याद है? तो दुई तो पता चल गया, बस उसी के आधार पर निपटा दो उसको। ठीक। दुई 6 14। पर्पस आपके नॉलेज, आपके फैक्चुअल मेमोरी है, इसको टेस्ट करने का नहीं है। पर्पस यह है कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शन आना चाहिए आपको, नहीं गड़बड़ा जाएगा। एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद है, कोई बात नहीं, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए कि नहीं ये वाला एलिमेंट तो हम ज्यादा ही होता है जो एटमॉस्फेयर से आ रहा है, स्पेस से आने वाला जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर, वो ज्यादा ही होगा स्नो और आइस के रिफ्लेक्ट करने से, ऑब्वियसली, क्योंकि इतना बड़ा एटमॉस्फेरिक वो है। और आइस एंड स्नो तो कुछ ही जगह, ये बेसिक जो आपको सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट अबाउट वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। कहने का अर्थ यह है कि वातावरण में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर वेपर का रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है। कुल मिलाकर सवाल यह है, क्या यह बात सही है कि वाटर वेपर डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड इंक्रीज करने के साथ साथ? दूसरा, वाटर वेपर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। कहने का अर्थ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, अक्षांशों के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, और क्या वाटर वेपर भी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, और क्या वाटर वेपर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी एब्जॉर्ब करता है। इन चारों में से कौन सी बात सही है, ये पूछा जा रहा है। क्या ये बात सही है? पहले से चलते हैं, पहले आंसर बता दो ना आप लोग, दिमाग लगा के बता दो भाई, तब हम आगे बढ़े। चलो ठीक, गुड। The answer, of course, is D, because everything is correct. If you see, isn't it true? Do we not know that water vapor का water क्या है आखिर, डेंसिटी का जो रूल है वो सब लोग फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? वाटर वेपर नहीं फॉलो करेगा। वाटर अभी तो पढ़े थे पहले, पहला सवाल के जवाब में क्या पढ़े थे कि 90 किलोमीटर के बियॉन्ड वाटर वेपर नहीं पाया जाता। तो इससे क्या समझ में आया कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे वाटर वेपर कम होता जाएगा। तो एक तो वैसे ही हो गया, सिंपल। और दूसरी चीज, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो ड्राइनेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा कि नहीं होगा एटमॉस्फेयर का, सिंपल है। तो वो दो तो सही हो गए, और बाकी दोनों सही है। कोई भी वाटर वेपर हो, डस्ट पार्टिकल, जो कोई भी एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है, वो रेडिएशन को थोड़ा बहुत घटते बढ़ते क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी न किसी परिमाण में वो उसे एब्जॉर्ब तो करता ही है। ठीक है, फाइन, सो यू नो। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी चलेंगे नहीं तो समय कम पड़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। इनमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, वाटर वेपर, ओजोन। प्लीज गिव द आंसर डायरेक्टली, नॉट वन बाय वन। बी? अबे ये कैसा आंसर होता है, सी और ए दोनों? अच्छा, ए लिख रहे थे। बी सी डी सब आ गया, सब।
यानी ये एक ऐसा सवाल है इसमें चारों ऑप्शन बोल रहा है अलग अलग लोग। भाई ये बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बारे में किसी को कोई संदेह है? ये तो पक्का ही है। हम्म। और अभी इससे पहले वाले ही सवाल में घोंचू लोग और में अभी पढ़े हो। चौथा नंबर देखो जरा। देख रहे हो चौथा नंबर क्या है? वाटर वेपर ट्रैप्स टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि यह तो ग्रीन हाउस की तरह, ग्रीन हाउस गैस नहीं है वाटर वेपर, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूशन देगा कि नहीं देगा? और ओजोन, ऑफ कोर्स ओजोन भी तो है। डिपेंडिंग अपॉन वेयर ओजोन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, जब अपर उसमें पाई जाती है लेयर्स में, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज वाला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि नहीं निभाती है? वो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज वाला अलग हो गया, और if it is present here then it will also serve as a greenhouse. It has potentially, it also has the ability to contribute to greenhouse effect. ठीक, तो सारे ही चारों के चार सही हैं। इसमें और जोड़ो जरा, और जोड़ो। कोई एक मिसिंग हो तो उसका भी नाम लिखो इसमें। और क्या मिसिंग है? नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत शाबाश। और सीएफसी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं परेशान करने के लिए। छोटे कॉमन सवाल है, लेकिन आपका सवाल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द फिनोमिनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन कैन बी सीन इन विच लेयर? टेम्परेचर इन्वर्जन किस लेयर में होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। दो ही बच्चा लोग पकड़ा। तीन, चार। वैसे तो सभी में होता है, एब्सोल्युटली राइट। याद है सवाल क्या है? एनवायरमेंटल टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन की जो घटना है वो किन किन लेयर्स में देखने को आप जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में भी टेम्परेचर इन्वर्जन एक होता है, पढ़ाया था मैंने, याद होगा आपको। हाँ, तो बिल्कुल बहुत शार्पली इस चीज को आपको पकड़ के रखना है। गलती अगर क्लाइमेटिक, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इन्वर्जन पूछा जाएगा तब दो ही लेयर्स रहेंगे, वो ठीक बात है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इन्वर्जन। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन एज सच तीनों में ही देखा जाता है ये घटना। बहुत सही, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग। Tropopause is warmer above the equator and cooler above the poles. Mesosphere is the coldest of all layers as it does not contain ozone. कौन सही कौन गलत? First answer comes as A. Hold on, I'll just take a call and then respond. कहा दिया जवाब हो अब तुम लोग? ए, बी, यहू में सी। हो गया कंफ्यूजन, ले
ट्रोपोपॉज इज वार्मर अबव द इक्वेटर एंड कूलर अबव द पोल्स। अब सब लोग जवाब देना रुक जाइए, अब जवाब देने पर रुक जाइए, अभी कोई आंसर आगे मत लिखिएगा, अब सिर्फ इसका आंसर दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं। ट्रोपोपॉज, धरती के चारों ओर की जो ट्रोपोपॉज है, ऐसे पकड़ लेते हैं धरती को, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। तो ट्रोपोपॉज जो है, ट्रोपोपॉज वो इक्वेटर के ऊपर वार्मर और यहां इसके ऊपर जो है वो कोल्डर होती है, यह बात सही है? फंस गए ना? ट्रोपोपॉज एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर किस बात पे डिपेंड करता है? लैटिट्यूड पे कि हाइट पे? लैटिट्यूड पे। 10 किलोमीटर ऊपर की बात हो रही है भाई, 10 किलोमीटर ऊपर जो है टेम्परे इन्वर्जन, लैप्स रेट, ये सब पढ़े हो? कुछ याद आ रहा है? लैप्स रेट क्या होता है? कितना किलोमीटर ऊपर जाने पे कितना टेम्परेचर गिरता है? सरफेस, सरफेस वाले लेयर की तो बात ही नहीं हो रही है। क्या शब्द लिखा हुआ है? ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज कितने किलोमीटर पे होता है जी? हो गया ना खेल? ये देखो, दोनों आंसर, निर्मल और भरोस ने जो आंसर दिया, दोनों सीधे सीधे आंसर पता चल गया, उसी में आंसर छिपा हुआ है। तो ट्रोपोपॉज कहाँ ऊंचा होता है? बस खेल खत्म, इसे आगे बताने की जरूरत नहीं। दूसरा बताइए, मेसोस्फेयर इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स एज इट डज नॉट कंटेन ओजोन। दूसरे का बताइए। ये बात सही है कि मेसोस्फेयर सबसे ठंडी लेयर है, ये तो करेक्ट है, लेकिन ये गलत है कि इसमें ओजोन नहीं होता है। नो, दैट्स नॉट राइट। ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ जो है वो दूसरे जो मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं ना, पार्टिकुलर पार्टिकुलर फॉर्म में कहीं कहीं वो भी पाया जाता। दैट्स नॉट द रीजन। ओजोन का नहीं पाया जाना इज नॉट द रीजन। द रीजन इज सिंपल लैप्स रेट। ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। ऊपर वाली लेयर्स का क्रमानुसार ठंडे होता जाना और ठंडे होता जाना, ये किसका परिणाम है? ये किस चीज का परिणाम है? ये परिणाम है हाइट के बढ़ने का। दैट्स ऑल, इसके आगे लॉजिक नहीं लगाएंगे। अब यदि इसका कोई अपवाद है तो उसका कारण हो सकता है कि ये गर्म क्यों हो जाती है बीच में भाई, ओजोन की वजह से। वो थर्मोस्फेयर क्यों गर्म हो जाती है भाई, आयोनिक वहां पर आयोनाइजेशन हो जाता है और रेडिएशन के इसके, वो ठीक है। लेकिन ठंडा क्यों होता जाता है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट जिम्मेदार है। गर्म क्यों कोई चीज बीच में हो जाती है जिसको ठंडा होना चाहिए, उसके लिए आप रीजन दीजिए तो ठीक है कि ओजोन होता है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? चलो नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ अर्थ इन्वॉल्व्स कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। कहने का अर्थ यह है कि हवा के माध्यम से, एटमॉस्फेयर के माध्यम से धरती जो अपना टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, टेम्परेचर रिडिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज और ये सब होता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, यही आपको जवाब में देना है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रेगुलेशन की बात हो रही है। क्या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रेगुलेशन में कंडक्शन का भी कोई रोल होता है? ये मैं जानना चाहता हूं। मेरा प्रश्न सीधा साधा है कि एटमॉस्फेयर यानी हवा, हवा के गर्म या ठंडा होने में कंडक्शन का कोई 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 प्रभाव है क्या?
That is why I always insist that no matter what is the extent of our studies, but whatever we have studied, we should be clear on fundamentals, isn't that? I always keep insisting all of you. So you tell me, simple question, how heat transfers from land to the layer just above it, to the atmospheric layer just above the land? That's my question. ठोस से गैस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किससे होता है? तब फिर जब जानते हो कंडक्शन तो काहे कंफ्यूज हो रहे हो? फिर सब लोगों का इधर उधर दाहिने बाएं हो रहा है। बेसिक चीज है एकदम कि अरे ठीक है, हवा की लेयर गर्म हो गई, उसके बाद वो उड़ के गई ऊपर और यहाँ सबको गर्म ठंडा कर, वो ठीक है, लेकिन हवा जमीन से कैसे गर्म हुई? कांटेक्ट से ही तो, कांटेक्ट बेस्ड ट्रांसफर है ना हीट का। बहुत क्लियर रही है अपने फंडामेंटल्स में। हमारे कहने पे ना जाइए कि हम कंफ्यूज करना चाहें तो आप फिर परेशान हो जाए। एडवेक्शन के बारे में बताइए भाई। एडवेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कन्वेक्शन। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें एडवेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कन्वेक्शन। डे एंड नाइट वेरिएशन इन वेदर ऑफ मिड लैटिट्यूड इज मोस्टली ड्यू टू एडवेक्शन। द इनफेमस समर सीजन लोकल विंड कॉल्ड लू इज ड्यू टू एडवेक्शन। अब जो जानते हो उसमें से लिखना शुरू करो कि कौन कौन सा सही है। और एकदम फंडामेंटल्स पे अपने अड़े रहिए, हिलना नहीं है अपने फंडामेंटल्स से। अरे कहा है निर्मल बाबू, ऐसा कहा है बोल रहे हो? लू कन्वेक्शन से होता है। लू कैसे बहती है? जमीन से ऊपर की तरफ जाती है कि हॉरिजॉन्टली बहती है ना? भाई एडवेक्शन का सीधा सीधा संबंध है बयार चलना। हम और आप जो समझते हैं दैनिक जीवन में बयार चलने को, वही एडवेक्शन है। तो ये बात सही है क्या कि लू जो है वो एक ऐसी हवा है जो हॉरिजॉन्टली बहती है? तो हॉरिजॉन्टली बह रही है तो एडवेक्शन तो होगा ही करेगा, इसमें कहां दिमाग लगाना, खत्म बात। तो तीन तो सही ही है। चलो तो एक तो गवाह, ए तो बाहर हो गया। अब बी सी और डी में से बताओ। पहली बात सही है, आपके हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में जहां भी आपने आज तक जो भी क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है या देखा है, अनुभव किया है, उसमें हवा का कौन सा मूवमेंट जो है वो आपके जीवन को और आपके दैनिक गतिविधियों और सबको जो प्रभावित करता है? ऐसे 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 जो हवा उड़ रही होती है वो आपको ज्यादा प्रभावित करती है? सोच के देखो। जो अच्छा चलो छो भूल जाओ, अभी तक आपने प्लेनेटरी विंड्स के बारे में पढ़ा है? वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, मानसून, साउथ वेस्ट, ये सब क्या है? साउथ वेस्ट मानसून क्या है? एडवेक्शन है कि नहीं है? अब समझ गए, ज्यादा नहीं हमको एम्फेसाइज करने की जरूरत है। यू गॉट इट ना? जितना भी चीज आप पढ़ रहे हैं ज्यादातर समय पर आप पाएंगे कि जो है एडवेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, टेम्परेट एरियाज में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एडवेक्शन। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि वहां कन्वेक्शन का स्कोप ज्यादा है नहीं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो अगर दिन और रात में कुछ चेंज होता है या वो जो है उनका माहौल चेंज होता है, टेम्परेचर इधर उधर होता है, वो किसकी वजह से? लैंड से सी की तरफ, सी से लैंड की तरफ बह रही है हवा। ये सब किसके जो है उदाहरण है? एडवेक्शन के ही तो उदाहरण है। तो जब मिड लैटिट्यूड्स में आप जाएंगे तो वहां अगर दिन और रात के टेम्परेचर हमको नहीं भी मालूम है, मान लो ये लाइन सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखी हुई है तीनों, याद रखना। एक ही पैराग्राफ, अगल बगल पैराग्राफ के तीनों ये लाइन है। तो वो बहाना तो लेना ही मत कि पता नहीं कहां से आया है।
लेकिन चलो नहीं मालूम है हमको, इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, कॉन्सेप्ट मालूम है आपको कि जब आप ट्रॉपिक्स से लैटिट्यूड्स की तरफ, मिड लैटिट्यूड्स की तरफ जाएंगे तो लैंड का हीटिंग और ये सब तो रह नहीं जाएगा उतना। तो ये वाली जो हवा मूव हो रही है गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की तरफ, वही इंपॉर्टेंट रह जाएगी, ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी। और लू तो आप जानते ही है, लू तो है, ये है, तो हो गया, तीनों सही हो गया, कहां कोई दिक्कत है। एयर ड्रेनेज, यह जो शब्द है, यह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ होगा, किस घटना या किस प्रक्रिया से जुड़ा है? टेम्परेचर इन्वर्जन, कोरियोलिस फोर्स, आईटीसीजेड, नन ऑफ द अबव। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही, शाबाश। अरे आप लोग, अगर आपने होमवर्क किया होगा, मैंने कहा था कि आप लोग ये वाला पढ़ लीजिएगा, पहाड़ जितना पहाड़ी वाला है वो पढ़ लीजिएगा। होता नहीं कि ये पहाड़ है, दिन में जो है ये स्लोप पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा गर्म हो जाएगा, तो जो है वो ऊपर की तरफ हवाएं बढ़ने लगेंगी। रतिया में क्या होगा कि जो ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होके जैसे पानी, हवा पानी की तरह बिहेव करेगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो हवा जो है पहाड़ी के जो जो स्लोप है उससे नीचे की तरफ भागना शुरू करेगी, तो नीचे बैठती जाएगी, बैठती जाएगी, बैठती जाएगी, ठीक। यही माउंटेन और वैली ब्रीज का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, वहीं पे आप पढ़ते हैं। होमवर्क जरूर कर लिया करिए, जब मैं बताऊं तो उसके सवाल गलत होंगे तो बहुत रिग्रेट होगा कि देखो बोला था और नहीं पढ़ा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट एयर प्रेशर? एयर प्रेशर के लिए वायुदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? नंबर 1, एयर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस विद हाइट। और दूसरा, वर्टिकल एयर प्रेशर ग्रेडियंट इज मच हायर देन हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट। कहने का अर्थ यह है, खाली आपको समझाने के लिए, कि क्या यह बात सही है कि वायुदाब ऊंचाई के साथ हमेशा घटता जाता है, और क्या यह बात सही है कि ऐसे 1 किलोमीटर ऊपर जाएं और 1 किलोमीटर साइड में जाएं तो ऊपर जाने पे वायुदाब ज्यादा तेजी से कम होगा, साइड में जाने से हो सकता है फर्क उतना ना पड़े? क्या ये दोनों बातें सही है या एक गलत है एक सही है? हाइट बढ़ने से प्रेशर ज्यादा गिरता है या लैटिट्यूड चेंज होने से? ये है सवाल। है ना भाई, दोनों ही सही है, ये तो बात तो दोनों ही सही लग रही है, लॉजिक से ही सही लग रही है दोनों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्न और गवर्न्स द मूवमेंट ऑफ विंड नियर अर्थ सरफेस? ये कौन से कारक होंगे जो अर्थ के सरफेस पे हवा के मूवमेंट को अफेक्ट या रेगुलेट करते होंगे? अरे ये क्या बोल रहा है रमाकांत? टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट, सो इंक्रीज इन प्रेशर। आर यू श्योर? थिंक अबाउट इट वंस अगेन, द कोरिलेशन। P बराबर एच डी जी बोल रहा है विवेक, बर्नौलीज थ्योरम की तरफ जा रहे हो। चलो चलो, अब मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, अभी अभी इस पर आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। समय रहा तो 9 पे फिर से हम लोग बहस किया जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप बता रहे हैं डी, कि चारों सही है। सही बात है ये। क्या फ्रिक्शन, जो जो जमीन पर किस प्रकार की टोपोग्राफी है उसका भी असर क्या पड़ेगा हवा के मूवमेंट पर? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कहा कोई दो राय है, पड़बे करेगा। तो हो गया, ऑप्शन डी हो गया, खत्म। तो सिंपल वाले हैं, बीच बीच में एक दो डालने पड़ते हैं ना, नहीं तो कॉन्फिडेंस से खत्म हो जाए सबका। इक्वेटोरियल बेल्ट इज नॉट वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप, ये तो आप जानते ही होंगे कि ऐसा है, सही बात है।
इक्वेटोरियल बेल्ट पे जो है इस एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं डेवलप होते हैं, तो आप जानते हैं, तो सही बात है। तो अब आप आंसर बता दीजिए, कारण क्या है, सीधे आंसर लिखिएगा। लो प्रेशर गेट्स फिल्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड, इक्वेटोरियल बेल्ट रिसीव्स लेस सोलर इंसोलेशन देन ट्रॉपिक्स। हम्म थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं लोग, थोड़ा डाइव, हाँ, ओपिनियन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है भाई, सी से ए की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। अच्छा है, अप्लाई करिए दिमाग और बताइए। साइक्लोन को डेवलप करने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत है उतना टेम्परेचर इक्वेटोरियल रीजन में नहीं होगा। आर यू श्योर? ये है फंसाने वाले क्वेश्चन, समझ गए? नहीं समझे हो तो बताओ, एक्सप्लेन करें। कैच कर लियो तड़ाक से, तो कोई दिक्कत है नहीं। कहने का अर्थ है वो सिंपल है, इसमें कोई दिमाग ज्यादा ना लगाओ, सिंपल समझो। पूछा जा रहा है कि इक्वेटोरियल बेल्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों नहीं होते, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्योंकि इसलिए ट्रॉपिक्स में होते हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता। नो, नहीं, इतना टेम्परेचर तो इक्वेटोरियल रीजन में भी होता है कि इवेपोरेशन करवा सके पानी का, ऐसा नहीं है। मेन रीजन है कि वहां, बताओ मेन रीजन क्या है, सीधे लिख दो। Temperature is not the limiting factor for development of cyclones near the equator. Something else. Coriolis force, of course. सोच कर देखो ना, साइक्लोन डेवलप ही नहीं होगा जब तक कोरियोलिस फोर्स नहीं पैदा। ये जो लाइन लिखी हुई है ये बड़ी ही खतरनाक लाइन है और बहुत सिंपल है एक्चुअली। लो प्रेशर गेट्स फिल्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड, यानी इक्वेटर में क्या लो प्रेशर डेवलप नहीं होगा? होगा ना। अरे वो तो पट्टी ही, मेन पट्टी ही वही है, वो तो गर्म होती ही है, इसमें कहाँ कोई पूछना है। तो वो गर्म होती है, लो प्रेशर डेवलप भी होता है, लेकिन लो प्रेशर में वो जो घूमने वाली मैकेनिज्म है ना, वो नहीं होती है, सीधे हवा आई और उसको पाट दिया। यू गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज देयर इज नो कोरियोलिस फोर्स, कि कोरियोलिस फोर्स इधर खींच रहा है और लो प्रेशर इधर खींच रहा है, तो एकदम चक्कर बन गया। चक्कर बनने नहीं पाता है, सीधे हवा आई और लो प्रेशर के एरिया को भर दिया, खत्म का। यू गॉट माई पॉइंट, एवरीबडी अंडरस्टूड? तो वो जो नचाने वाला है वो नहीं पैदा हो पाता है क्योंकि है नहीं कोरियोलिस फोर्स, दैट्स द रीजन, दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर। और जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये सारे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं वो हीट बजट वाले, वो भी शायद इसी में सब एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो इधर उधर का बतकही मत करना, ये कर दिए वो कर दिए, और अभी तो घुमाया भी नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है। तो क्या समझे, जवाब क्या हुआ इसका? ओनली वन, यस, फाइन। कैटाबेटिक विंड, कहाँ नाम सुना है आपने? ये क्या होती है? गर्म हवा जो वैली में ऊपर उठ रही हो, ठंडी हवा जो वैली में ऊपर उठ रही हो, गर्म हवा जो वैली में आके जमा हो रही हो, ठंडी हवा जो वैली में आके जमा हो रही हो, यानी अंदर की तरफ आ रही हो, ड्रेन हो रही हो। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये तो पक्का है, तो आप समझ ही रहे हैं कि वैली में आने वाली हवा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं होना चाहिए।
अब गर्म है कि ठंडी है आप जानते हैं अच्छी तरह से। ठंडी हवा, यस। अबे एफ तो ऑप्शन ही नहीं है बे रमाकांत। मजाक कर रहे हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। बढ़िया बढ़िया सवाल है, अगर तुम मानो बात हमारी तो, कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उसमें और ट्रॉपिकल साइक्लोन में तुलना करें तो निम्नलिखित में से कौन सी बातें सामने आएंगी। क्या ये बात सही है कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी ओरिजिन एयर की डेंसिटी, एयर मास की डेंसिटी पर डिपेंड करती है, लेटेंट हीट पर नहीं डिपेंड करती है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके हर हिस्से में बारिश होती है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन में नहीं होती है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। नंबर 3, अच्छा नंबर 2 दूसरा है। नंबर 2 कहता है कि प्रेसिपिटेशन इज कन्फाइंड टू टेम्परेट लैटिट्यूड्स, हैज द नेम, कि इसको टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो बारिश होती है, जो इसका इलाका है बारिश करने का, वो टेम्परेट लैटिट्यूड्स में होता है। और तीसरा तो हम पहले बोल गए थे, तीसरा ये है कि अपने जहां जहां ये फैला है हर जगह बारिश कराता है, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन हर जगह बारिश नहीं कराता। ये बात सही है क्या? मतलब कितनी बातें सही है? आप सीधे आंसर दीजिए, एक एक करके ना, नहीं बताइए। याद रखिएगा, मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा महत्व मानता हूं मैं, लेकिन वो मॉक टेस्ट फिर प्रॉपर होने चाहिए, है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लगभग सभी लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है वो ठीक लग रहा है, 1 और 2। और आप सभी लोग पूरी तरह से गलत हैं, आप सबके सब गलत हैं, और आप ही बताएंगे कि आप क्यों गलत हैं। पहले में तो कोई शक नहीं होना चाहिए, इतना पढ़ाई लिखाई हुई है तो इतना तो क्लियर होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं वो लेटेंट हीट की वजह से नहीं बनते हैं, बल्कि फ्रंटल जो फ्रंट्स होते हैं, है ना, कोल्ड एयर फ्रंट, वार्म एयर फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, याद आया? नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। देखिए आप लोग इस बात को समझ लिया करिए, एक बार जब मैं अनाउंस कर दूं कि नहीं ये गलत है तो फिर सेकंड गेस करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली उसकी जरूरत नहीं है। फिर आप सुनिए ध्यान से, अगर इतने बड़े काबिल थे तो पहले ही आंसर दे देना चाहिए था। सेकंड गेस मत करिए, उतना समय और एनर्जी लगाइए कि अब ये जानने में सोचने में कि क्यों गलत है। हमको आंसर का नहीं, हम आंसर की लालसा थोड़े है। तो पहली बात सब लोग एग्री करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो ठीक लग रहा है कि ये लेटेंट हीट वाला नहीं है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ये तो जो है कोल्ड एयर और एयर, ऑब्वियसली क्योंकि कोल्ड एयर की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी अधिक होती है, तो वो वार्म एयर को ऊपर ढकेल देता है, यही तो पढ़ते आए। तो एक तो ठीक लग रहा है। सेकंड बताइए, क्या ये बात सही है कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो सिर्फ टेम्परेट लैटिट्यूड्स में बारिश करते हैं? या टेम्परेट एरिया में बारिश करते? नहीं, इसका नाम टेम्परेट साइक्लोन इसलिए है क्योंकि इसकी ओरिजिन टेम्परेट रीजन में होती है। इसके बारिश का इलाका कहीं भी हो, उससे हमसे क्या मतलब। यू गॉट माई पॉइंट? अरे मूव करते करते जेट स्ट्रीम में फंस के इधर उधर कहीं भी चला जाए, यही तो पढ़े थे हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ते समय, याद करो। तो इसके वो बारिश कहाँ कहाँ करता है इसके आधार पर नामकरण नहीं होता है, उत्पत्ति कहाँ हुई है इसके आधार पर नामकरण होता है। एग्री? वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीबडी इज नाउ अंडरस्टैंडिंग। अब तीसरा है कि विद इन इट्स स्ट्रक्चर सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल एरियाज रिसीव प्रेसिपिटेशन। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इस सेंटेंस का कोरोलरी क्या है? इसका कोरोलरी ये है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उसमें कुछ एरिया में बारिश होती है, कुछ में नहीं होती है, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन में कोई ऐसा इलाका भी होता है उसके अंदर के स्ट्रक्चर में जहां बारिश नहीं होती है? क्या बोलते हैं उसको, उस इलाके को? जहां ना हवा चलती है, ना बारिश होती है, ना उस तरह का आंख, उसकी आंख बोलते हैं ना, आई ऑफ द स्टॉर्म। चलो ठीक है, समझ गए तुम लोग। तो इसका आंसर क्या हुआ? ओनली 1।
नहीं, 1 और 3 हो गए ना इसके, तो अंडरस्टूड माई पॉइंट, सी हो गया आंसर इसका। हाँ, 2 गलत है, 1 और 3 सही। जल्दी आगे बढ़ जाइए। कंसीडर दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब बताइए भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताइए। द वेलोसिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम इन द आई वॉल। नंबर 2, ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड it is more destructive over land areas. Number 3, it gets less destructive when it crosses 20 degree north. दिमाग शांति से लगाइए और बताइए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अटेम्प्ट सब लोग कीजिए, दिल भर के सोच के, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर देना है, और ना दूसरे का उत्तर देख के आप अटेम्प्ट कीजिए। अपना लॉजिक लगाइए, नहीं आता है कोई बात नहीं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ए सी डी 3 तरह के आंसर्स में कंफ्यूजन हो रहा है। ये तो ज्यादा मेजॉरिटी लोग भाई ए आंसर दे रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ एयर इज मैक्सिमम इन द आई वॉल। आप बोल रहे हैं कि ये सही है। अच्छा, आपके अनुसार ये सही। इससे ठीक पहले वाले जो जब हम बात कर रहे थे प्रश्न में, तो क्या तय हुआ था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के कौन से भाग में जो है वो हवाएं कमजोर होती हैं, पानी नहीं बरसता है? आई में। लेकिन यहां क्या लिखा है? आई वॉल। आई वाला इलाका ये हो गया, उसके चारों ओर के पट्टी की बात हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि आई में कमजोर होती है, लेकिन आई वॉल में सबसे तेज होती है। यही डिस्टिंक्शन है कॉन्सेप्चुअल, जो आपको क्लियरली हमेशा बनाए रखना है। तो ये आई के चारों ओर की वॉल की बात हो रही है। ऑब्वियसली वहीं तो हवा घूमती है सबसे ज्यादा तेजी से, है ना? इवेपोरेशन यही तो हो रहा है, और लेटेंट हीट जो है उसकी वजह से यही तो चक्कर खाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, फाइन। तो एक तो सही है। दूसरा, जो इंक्रीज इन स्पीड इट इज मोर डिस्ट्रक्टिव ओवर लैंड एरियाज। ये गलत है आपके हिसाब से? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ है। ये आधा सही आधा गलत है। ये तो पक्का है कि स्पीड कम हो जाती है लैंड पे आने पे, तो ये तो और वीक हो जाता है। स्ट्रेंथ लिखना चाहिए था मुझे, शायद स्पीड के बजाय स्ट्रेंथ लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए। तो इसकी जो है वो तो कम हो जाएगी। तो फिर अगर स्पीड कम हो जाती है तो ये लेस डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। सही बात है। ये कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं सवाल, सिर्फ जानकारी के लिए नहीं भाई। स्पीड और स्ट्रेंथ अगर कम हो जा रही है तो क्या साइक्लोन लैंड पे आने के बाद लेस डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कि नहीं? दैट्स माय क्वेश्चन। यस और नो में जवाब चाहिए सिर्फ। नो। डिस्ट्रक्शन का मतलब, डिस्ट्रक्टिव होने का क्या अर्थ है? अरे जहां आदमी की बस्ती होगी, जहां लोग होंगे, वहां डिस्ट्रक्शन होगा ना। तो ऑब्वियसली समुद्र में बहुत नाच रहा है तो वहां डिस्ट्रक्टिव थोड़े होगा, बहुत स्ट्रेंथ है। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। गॉट इट? उसकी स्ट्रेंथ अलग चीज है और उसका डिस्ट्रक्टिव होना अलग चीज है। दैट डिपेंड्स अपॉन कितना नुकसान पहुंचाया है, और नुकसान कहां पहुंचाएगा? जमीन पे।
तो एक तरफ उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, दैट डजंट मैटर। मेन चीज ये है कि अब वो जमीन पे आ गया है, चाहे कम ही हो स्ट्रेंथ, लेकिन डिस्ट्रक्शन तो अब शुरू होगा। डू यू गेट इट और नॉट? चलो अच्छी बात। लास्ट वाले के बारे में कोई इनपुट? क्या लिखा हुआ है कि 20 डिग्री नॉर्थ? हाँ भाई, मोर डिस्ट्रक्टिव, सब एनसीईआरटी से डायरेक्ट है भाई। आप लोग फिर से इंसिस्ट करता हूं, आप पढ़ना शुरू कीजिए भाई प्लीज। खत्म कर डालिए एकदम, छोड़िए ही मत, कुछ उलट पलट दीजिए एनसीईआरटी को। कम भाई, एक ही तो किताब है जो पढ़नी है ठीक से यार, उसको तो रगड़ दो। बाकी टेक्स्ट बुक के हम कुछ बोले कभी आज तक ये पढ़ लो वो पढ़ लो? भूगोल के लिए जितना भी पढ़ना लिखना है सब हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको नहीं पढ़ना पड़े, तो कम से कम एनसीईआरटी को तो मत छोड़िए। चलिए क्वेश्चन 15, कंसीडर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। इट इज कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज। जिसके बारे में बात हो रही है वो चीज पहली है ये, ठीक है, ये पहली है कि ये जो चीज है ये कन्वेक्शन के वजह से होती है, जब दिन गर्म हो और मॉइस्चर हो खूब। अच्छा भाई ठीक है। और दरअसल इसमें मुख्य जो भाग होता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, वही होता है। अच्छा ये भी ठीक है। और जरूर अगर मॉइस्चर ज्यादा नहीं हो, इट कैन ऑल्सो डेवलप एज अ डस्ट स्टॉर्म। मान लो पानी नहीं मिल रहा है तो धूल भरी आंधी और इस सब टाइप की चीज चालू हो जाएगी। इनमें से थंडर स्टॉर्म के बारे में कौन सी बातें सही हैं? बहुत सिंपल वाला चिरकुट टाइप क्वेश्चन। ऑब्वियसली ये सारी ही बातें सही है, तो आप जानते हैं। यही डस्ट स्टॉर्म बन गया, फ्रीजिंग पॉइंट वाला चीज आ गया तो हेल स्टॉर्म बन जाएगा। वही चीज अगर चले जाइए, याद रखना ये दो तीन चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है, ये गड़बड़ाना नहीं है आपको। जैसे ही बात आए मैं आपको ये स्पेशली बताना चाहता हूं कि एरियाज ऑफ कंफ्यूजन शुरू कहां से होते हैं, ठीक है। तीन चार टर्म है वो आपको परेशान करेंगे। थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, टॉर्नेडो। इससे सावधान रहना है, कौन सी चीज एग्जैक्टली कहां पे होती है, बस इतना ध्यान रखना आपको, घबराना नहीं। ठीक, मैकेनिज्म सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म है इन सभी की, जितने भी नाम दिए। ठीक है, टॉर्नेडो हो गया, थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, सबकी मैकेनिज्म सेम है। वाटर स्पाउट्स, वाटर स्पाउट्स बोलते हैं टॉर्नेडो, अगर सी के ऊपर डेवलप हो जाए तो वाटर स्पाउट्स कहलाता है। आपको एकदम सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ बाहर का नहीं बता रहा हूं मैं, नथिंग आउट फ्रॉम आउटसाइड। हाँ ये बताइए भाई, वेट ऑफ वाटर वेपर हेल्ड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। हवा के एक दिए गए आयतन में कितना वेपर मौजूद है उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट। सिंपल सीधा सवाल। अरे फिजिक्स वाले लोग कचकचा तो जल्दी से। सब भी ही बोल रहा है एक तरफ से। ठीक है तो मान लेते हैं आपकी बात, कभी कभार तो माननी ही पड़ेगी बात। जो नहीं, जिनको जरा भी संदेह हो, जरा भी, वो लॉजिक से निकाल दीजिए इसको। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, मूलभूत संकल्पना है, लेकिन नहीं है तो लॉजिक से देख लीजिए। वेट की बात हो रही है, वेट एब्सोल्यूट होता है। 10 ग्राम है तो 10 ग्राम है, इसको किसी के सापेक्ष नापने की जरूरत नहीं है। अगर वेट की जगह पर परसेंटेज लिखता मैं कि इस वाटर वेपर में इतने, इस इतनी हवा में इतने परसेंट पानी है, तो रिलेटिव हो जाती है ह्यूमिडिटी। सिंपल, समझ गए? परसेंटेज टर्म्स में नापिए कि इतनी कैपेसिटी है, इसमें से इतना 100% हो सकता है, लेकिन अभी 30% है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। और वेट की बात कर ली जाए तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। Which of the following is correct? सीधा सवाल, स्ट्रेट क्वेश्चन। कंडेंसेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। यानी जो संघनन है, हवा में कितनी आर्द्रता है उससे इसका कोई लेना देना नहीं, सापेक्ष आर्द्रता से। नंबर 2,
डिक्रीज इन टेम्परेचर इज मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर कंडेंसेशन। अगर टेम्परेचर गिरता चला जाए तो कंडेंसेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तीसरा, ड्यू फॉर्मेशन रिक्वायर्स कि ड्यू पॉइंट जो भी हो वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हो, और फ्रॉस्ट तब डेवलप होता है जब ड्यू पॉइंट या तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसा हो या उससे ऊपर हो। बताओ भाई, एक तो सही है इसमें से। ये तो समझ ही गए होंगे, बहुत आसान है। हालांकि यार अब एक्सप्लेनेशन करने का टाइम नहीं रहता है, लेकिन जानते ही होगे भाई, उल्टा है ना, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। अगर जरा भी दिमाग लगाओगे तुरंत समझ में आ जाएगा तुम्हें कि तो उल्टा है। ड्यू पॉइंट तो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, तब ओस बनेगी ना, नहीं तो बर्फ ही नहीं गिर जाएगी। सिंपल। फ्रॉस्ट और ड्यू का उल्टा सिचुएशन होगा तब बनेंगे ना, आप समझ गए होंगे। बहुत टेक्निकल ना भी सोचिए, एक कॉमन सेंस की तरफ से देखिए कि भाई ड्यू बनने से पहले अगर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा तो ड्यू कहां बनेगी। ठीक, ड्यू पॉइंट अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे जाएगा तो ड्यू कैसे बनेगा। तब तो फ्रीजिंग पॉइंट पहले ही निकल गया ना, तो बर्फ बन जाएगा सीधे। कुल मिलाकर बात यह है कि बी ही सही है, बिल्कुल ठीक बात। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑब्वियसली तो बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है। थोड़ा सा शांत दिमाग से आप सोचेंगे तो लॉजिकली भी इसे सही कर सकते हैं, अगर नहीं भी फैक्चुअली आपको बताया तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लाउड्स। क्लाउड्स के बारे में इनमें से क्या क्या बातें सही हैं। कॉटन वूल लाइक जो क्लाउड्स होते हैं वो सिर्रस क्लाउड्स होते हैं, और वो हमेशा व्हाइट होते हैं। नंबर दो, स्ट्रेटस होना चाहिए, सॉरी स्टेटस लिखा हुआ है, इसको स्ट्रेटस पढ़िएगा। तो जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं वो लॉस ऑफ हीट की वजह से बनते हैं। निम्बस क्लाउड जो होते हैं वो, उनका कोई शेप ऑफ जरूरी नहीं है, वो वाटर वेपर, खूब ज्यादा वाटर वेपर से बने हुए होते हैं। अब कौन सा इसमें से कौन सा या कौन से सही है क्लाउड्स के बारे में। मयंक का कहना है कि 2 और 3 सही है। गुड, वेरी गुड। पहले वाले में क्या दिक्कत है, चलो जल्दी, अब समय नहीं अपने पास, थोड़ा एक्सलरेट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिक्कत क्या है। एब्सोल्युटली राइट, बस बस ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जानकारी आधारित क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। ठीक है। कॉटन वूल लाइक जो क्लाउड्स होते हैं दोस्तों, वो कौन से होते हैं, वो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, वो सिर्रस नहीं होते हैं। सिर्रस का मतलब भी क्या होता है, सिर्रस का मतलब थिन स्ट्रेच्ड टाइप के, तो वो कॉटन वूल कैसे बनेगा। सिंपल। बताना शिवा, क्लियर हुआ कि नहीं। नाम ही से पकड़ लो ना। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है यहां तक सिर्रस के आगे, लेकिन सिर्रस कॉटन वूल टाइप का नहीं तो क्यूमुलस। क्यूमुलस का नाम ही है कि इकट्ठा हो गया हो, कोई ऐसे ऐसे इकट्ठा कर दिया हो, तभी तो कॉटन के रुई के शेप का बनेगा। सिर्रस तो खींचा हुआ बादल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स मिड लेवल क्लाउड्स। ये तो जानते हो गए, 3 लेवल हो गए, लो, मिड लेवल और हाई लेवल। सबसे ऊपर वाले बादल, मध्य वाले बादल और नीचे, तो किसकी जगह कौन सी है जानना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। मिडिल लेवल वाला कोई इसमें से है तो बता दो, सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। एकदम सही जवाब। आल्टो क्यूमुलस और आल्टो स्ट्रेटस जो है वो मिड लेवल क्लाउड्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। नीचे वाले कौन होते हैं, इनमें से नीचे वाला बताओ, बी, और सबसे ऊपर वाला ए। ठीक है। सिर्रस आते ही समझ ही जाना चाहिए कि सबसे पातर सबसे ऊपर, ऐसे रट लो, सबसे पातर सबसे ऊपर, घबराओ ना फिर। 1 मिनट, मुझे ये फोन लेना पड़ेगा, बाकी
हाँ बाबू लोग, ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहा, सॉरी सर, अभी वो किया नहीं आगे का। अब पढ़ना शुरू करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, बताइए भाई, क्या यह बात सही है? 60% कह लीजिए, 3/5 मतलब 60% के करीब कह लीजिए कि लगभग 5 में से 3 भाग, 60% जो पानी गिरता है जमीन पे वो उड़ जाता है वापस। ये बात सही है क्या? किसी न किसी स्वरूप में वापस उड़ जाता है। नंबर 2, प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड ओवर इंडियन ओशियन इज मोर देन ओवर अटलांटिक ओशियन। इंडियन, समझ गए, हिंद महासागर के ऊपर जो जितना भी वृष्टि होती है वो अटलांटिक ओशियन से भी ज्यादा होती है। क्या ये बात सही है? और तीसरी बात यह है कि मेडिटेरेनियन सी जो है वहां पर इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से कहीं ज्यादा है। अब ये भी प्रश्न आ गया कि ये इसमें से क्या सही क्या गलत हो सकता है। आपको याद आया कि ये बातें कहां से पूछी जा रही हैं? एक तो नासा का एक तो दिए थे, याद है? एक्चुअली सभी बतिया सही है। और कुछ ना समझ पाओ ना तो इतने दिमाग लगा लिया करो कि हचक के बारिश होती है अपने यहाँ मानसून मानसून के चक्कर में, और कुछ ना भी ध्यान रहा है। और हिंद महासागर कहाँ स्थित है? इक्वेटर के सबसे नजदीक में कौन स्थित है? हिंद महासागर है। तो आकार छोटा है, उसके बाद भी प्रेसिपिटेशन भाई होता है अच्छा खासा। बहुत अंतर नहीं है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है अटलांटिक का, फिर भी छोटा होने के बावजूद भी प्रेसिपिटेशन जो है वो ज्यादा रिसीव करता है। मेडिटेरेनियन सी में इवेपोरेशन ज्यादा होता है। चारों तरफ से देख नहीं रहे होंगे आप कि क्या स्थिति है, वहां बरसात वाला इलाका तो है नहीं कोई बहुत, जो टेम्परेट रेनफॉल वगैरह उस एरिया में होती होगी वो होती होगी। बाकी मेन चीज है चारों तरफ से मेडिटेरेनियन नाम ही है उसका, भूमध्य सागर है। तो इवेपोरेशन अगर वहां थोड़ा ज्यादा हो तो आपको बहुत ताजुब नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी निपटाते हैं, चलो जल्दी करो, 9 बज गया। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ दीज लेक्स? इसको कुछ बताने लायक नहीं है, आप ही देख लीजिएगा, ठीक है। और कैस्पियन सी है और आपने लेक्स लिखा हुआ है, ये सब फर्जी का बहस नहीं करना है। सीधे सीधे आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन जाने दीजिए। बायोट्स आर व्हाट, बताओ। सी सरफेस पढ़ रहे थे जब हम, तो ये शब्द आया था। ये होता क्या है? वॉल्केनिक ओरिजिन के बने हुए सी माउंट्स, जिनमें चोटियां जो होती हैं वो नुकीली होती हैं, या ऊपर का हिस्सा फ्लैट होता है, या ये आइलैंड्स होते हैं मूंगा वाले, कोरल रीफ्स वाले, या ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो हिस्सा स्लोप शुरू होता है वो होते हैं। सभी को लगभग मालूम है होगा, बी होगा इसका आंसर, है ना? इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज है, नामकरण से संबंधित है, बी है इसका उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट या अफेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशियनिक वाटर? आपके हिसाब से समुद्र तल पर जो पानी का तापमान है, ओके, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इक्वेटर से दूरी, जमीन और पानी का आपस का डिस्ट्रीब्यूशन या डोमिनेंस, गहराई, या प्लेनेटरी विंड्स? चलो अच्छी बात, सबको क्लियर है ना भाई। कंफ्यूजन कहां आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रिवेलिंग विंड में किसी के दिमाग में आया होगा तो। लेकिन अब आप जानते हैं कि नहीं भाई, ऊपर कैसी हवा बह रही है इसका भी तो प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर ले जाएगी कि टेम्परेचर और दे जाएगी हमको, है ना? चलो जानते हो आप, बहुत अच्छा। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ओशियनिक वाटर। जो हम लोग लेयर्स की बात करते हैं कि ये बहुत गर्म, फिर उसे एक थर्मोक्लाइन, फिर फलाना, उसके बारे में बात हो रही है। टेम्परेचर ऑफ द टॉप लेयर इज 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली रहता है एवरेज में। ठीक लग रहा है? तो गलत तो नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। अच्छा, दूसरा, इन द ट्रॉपिक्स द टॉप लेयर कैन बी फाउंड ऑल थ्रू द ईयर। ये बात सही है क्या कि ट्रॉपिकल एरिया में टॉप लेयर, ऑब्वियसली ये तो समझ ही लो दिमाग में कि टॉप लेयर तभी बनेगी जब नीचे वाली लेयर से अलग दिखे। समझ गए ना बात? तो ये जो डिस्टिंक्शन है ये होना चाहिए, तभी तो टॉप लेयर कहोगे। तो क्या ये बात सही कि ट्रॉपिकल एरिया में टॉप लेयर सालों साल पाई जा सकती है? और तीसरी बात यह है कि इन द मिड लैटिट्यूड्स
द टॉप लेयर डेवलप्स ओनली ड्यूरिंग विंटर्स, यानी सीजनल है, सिर्फ विंटर में डेवलप होता है, समर में नहीं होता है। क्या ये बात सही है? अच्छा, सभी लगभग समझ गए, अब सब लोग पकड़ लिया कि आंसर ए होगा। क्यों होगा आंसर भाई? तीसरा गलत है रे। और तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि अगर दूसरे पे तुम कॉन्फिडेंट हो तो तीसरा अपने आप गलत हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंट है कि भाई टॉप लेयर तभी डेवलप होगी जब वहां टेम्परेचर हो, तभी तो टॉप लेयर का टेम्परेचर एकदम से ज्यादा हो जाएगा और एक अलग लेयर बन जाएगी। तो अगर ऐसा है तो किसी भी जगह पर, मिड लैटिट्यूड छोड़ो, कोई भी लैटिट्यूड हो, वहां पर टॉप लेयर डेवलप होने के लिए टेम्परेचर जरूरी है ना, न कि ठंडक। यहां पर सिर्फ समर कर दिया जाए तो ये सेंटेंस सही हो जाता है। इज एवरीबडी क्लियर? यस, एब्सोल्युटली राइट। Okay. Next, which of the following factors would affect the salinity of oceans? तो टेम्परेचर बता दिए हैं, तो सैलिनिटी के भी बारे में बता दीजिए। प्रिवेलिंग विंड्स, डेप्थ, फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस, जमना और गलना। इसमें सावधानी से थोड़ा पढ़िए। क्या टेम्परेचर, तो एक तो अगर कुछ नहीं तुमको आता है तो इतना तो आता ही होगा कि जो जो चीज टेम्परेचर को अफेक्ट करेगी वो सैलिनिटी को भी करेगी, अगर एकदम सब निपटा चुके हो तो वैसे ही खेल खत्म हो गया। लेकिन लेकिन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप भाई स्पेशल लॉजिक दीजिए ना, स्पेसिफिक लॉजिक दीजिए। क्या प्रिवेलिंग विंड्स का असर पड़ेगा सैलिनिटी पर? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये जो विंड्स हैं वो पानी को इधर उधर मिक्स करती हैं, मिक्स कर देती हैं। ओशियानिक करंट्स प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से ही तो चलती हैं। ठीक है, विंड्स और क्या करती हैं? अपवेलिंग नहीं कर देती हैं? अपवेलिंग और डाउनवेलिंग के पीछे भी इनका हाथ होता है कि नहीं कहीं कहीं? ये भी बात सही है। तो क्यों नहीं होगा सैलिनिटी पर? बिल्कुल होगा। नंबर 2, डेप्थ। डेप्थ तो सब जानते ही हैं, होगा ही होगा। फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ आइस, ये नंबर 3 का असर होगा क्या इस पर? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब कभी बर्फ पिघलती है तो फ्रेश वाटर देती है, और जब बर्फ जमती है तो नमक पीछे छोड़ जाती है, तो समुद्र में ज्यादा नमक पीछे छूट जाएगा, फ्रेश वाटर बर्फ के रूप में निकल जाएगा। तो सारे सही हैं इसमें से। लास्ट, आज के लिए लास्ट, नॉर्थ सी जो है उसकी जो सैलिनिटी है वो किस वजह से है? लैंड लॉक्ड है इसलिए, ओशियानिक करंट की वजह से, इवेपोरेशन ज्यादा होता है इसलिए, या सभी का मिलता जुलता इफेक्ट है? 24 काहे लिख रहा है रे? नहीं समझे हम। 24 में क्या बोल रहे हो? मतलब तुम आंसर जानना चाहते हो? 24 में सभी, ऑल आर रेस्पॉन्सिबल, इवन इफ यू डू नॉट नो। यही तो है 24। हाँ, even if you do not know specific answers, you should be able to correlate with logic that if all these factors in the previous question, all these this see, all these factors, acha, okay, you are saying you thought that it is skipped. This is 24. तो बताओ भाई, नॉर्थ सी वाला आंसर बताओ। अच्छा, कहां है नॉर्थ सी? किस इलाके में है? और ऐसे ही एकदम बताइए ना। अगर वो भाई उसके नाम में ही देख लो ना, नाम में कहां है नॉर्थ सी? नॉर्थ साइड में कहीं होगा ना। तो अगर नॉर्थ में है कहीं, चलो कोई इंग्लैंड लिख रहा है, कोई ये बोल रहा है, वो बोल, ठीक है, लेकिन है तो ऊपर है ना। सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि हायर लैटिट्यूड्स में है ना। नॉर्थ में बहुत, अगर ज्यादा नॉर्थ में है भाई, तो वहां ये रीजन हो सकता है, डोमिनेंट रीजन हो सकता है कि बहुत हायर ऑपरेशन होता हो। उतना डोमिनेंट रीजन नहीं होगा शायद, फिर बट वी नेवर नो।
ठीक। और दूसरी बात, क्या लैंड लॉक्ड है वो? नॉर्थ सी लैंड लॉक्ड है महाराज। एक बार देखा जाए कैसा दिखता है नॉर्थ सी। जरूरी है बस दिखा। अरे दादा क्या हो गया, रुक रुक। अरे कैसे जरूरत रहा रे। एक मिनट रुको, रुको यही मैं बताया देता, नहीं ना गड़बड़ा जाए। ये तो चौपट हो गया रे। हमें पता नहीं ज्यादा, हमें लौंडवा लगाता है। अच्छा कुल मिला के ऐसा करो, नॉर्थ सी देख लेना। नॉर्थ सी जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओपन है, लैंड लॉक्ड नहीं है। कुल मिलाकर होता यह है कि अगर आपको ध्यान हो तो जो गल्फ स्ट्रीम हम लोगों ने पढ़ा था ना, गल्फ स्ट्रीम जितनी वो पूरा पानी सलाइन वाटर लेके जो है वो आती है गल्फ स्ट्रीम। तो टेम्परेचर को तो मॉडरेट करती है लेकिन अपने साथ सलाइन वाटर लेके आती है ना, उसकी वजह से वो सलाइन हो जाता है। ये ध्यान रखना बस इतना। गड़बड़ा गया, ये लड़कवा करता है, हमको आइडिया है नहीं जाता इसमें। मैं इसका इस वाले लैपटॉप का नहीं है, बाकी तो हमको। तो आज 25 सवाल करते हैं आप लोग वापस। आप पर्पस यही था कि आपको इस चीज का अंदाजा लग जाए कि सिर्फ और सिर्फ कर्सरी रीडिंग से और अपने आप को फॉल्सली समझा देने से नहीं होगा कि हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लिया या हमने ओशन पढ़ लिया। नहीं नहीं, सर हमेशा इस बात पर बल देते हैं। अब आपको समझ में आता होगा कि क्यों वो हर बार इतने मतलब साल भर से रोज रोज क्यों वो कह रहे हैं कि सवाल नहीं बनाते हो आप लोग, सवाल नहीं बनाते हो। जब तक आप प्रश्न नहीं बनाएंगे, देखो उसी एनसीईआरटी से सारे सवाल हैं। एनसीईआरटी से 99% एनसीईआरटी की लाइन सही है। आप सब प्रश्न नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो अभी तो जो इस प्रीलिम्स में जा रहे हैं वो अभी उस बारे में नहीं सोच सकते, जल्दी से ज्यादा मॉक टेस्ट करते रहिए। लेकिन जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रश्न बनाना आना चाहिए। आप उसी पन्ने में से 10-10, 20-20 सवाल बनाना अगर सीखेंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट विल फोर्स यू टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। याद रखिएगा, दो चीजें ऐसी हैं जो आपको मदद कर सकती हैं आपका ये जानने में कि आपको एक्चुअली आता है कि नहीं। एक होता है मॉक टेस्ट यानी सवाल बनाना, और एक होता है चार्ट्स का इस्तेमाल करना नोट्स बनाने के लिए। जब तक आपका फंडा क्लियर नहीं है तब तक चार्ट बना ही नहीं पाओगे आप। इसके 3 प्रकार होते हैं, इसमें फिर 2 और होते हैं, ये आप कर ही नहीं पाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। इसीलिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि एक खूब सवाल मॉक टेस्ट करने चाहिए, सवाल बनाने चाहिए। नंबर 2, नोट्स हमेशा माइंड मैप्स और चार्ट्स में बनाने चाहिए। यह हमारी हमेशा सलाह रहती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।